हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एमटीएस और हवलदार एग्जाम की तैयारी काफ़ी दमदार तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, जैसा कि डेली लगातार सुबह 8 बजे हम लोग इसमें एसएससी एमटीएस और हवलदार एग्जाम के लिए मॉडल पेपर करें, लेकिन दोस्तों आज का इस सेशन जो होने वाला है बिल्कुल खास कुछ अलग होने वाला है, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चनों की संख्या केवल 35 रहेगी। लेकिन दोस्तों जो आपका एसएससी एमटीएस एग्जाम होता है, केवल 2 सब्जेक्ट से ही आपका सिलेक्शन हो जाता है। 2 सब्जेक्ट्स यानी आपका जीके इंग्लिश, मैथ रीजनिंग तो केवल क्वालिफाइंग करना रहता है। मेन तो जिससे आपका नौकरी फिक्स होती है, एक सीट फिक्स होती है, वो तो आपका तो जीके प्लस इंग्लिश से होती है, जो कि 25 क्वेश्चन जीके का, 25 क्वेश्चन इंग्लिश का। तो साथियों आज की सेशन में हम लोग जीके के क्वेश्चन बात करेंगे, इंग्लिश के क्वेश्चन बात करेंगे, और इंग्लिश के साथियों वही प्रश्न आज हम आपको देंगे, और हर एक मतलब कि ऑप्शन के हिसाब से आपको बताएंगे किस तरह का सवाल आपके पेपर में बनेगा। एसएससी जिस तरह से 2024 में पेपर को सॉल्व बना रही है, याद रखिए दोस्तों, सही करने के लक्ष्य आपका केवल 30 दिया गया है। यदि आपका 30 सही हो जा रहा है तो समझिए जो आपकी तैयारी है बिल्कुल लेवल ही बहुत बेहतरीन चल रही है। तो याद रखिए दोस्तों, बार बार एसएससी के द्वारा पूछा गया प्रश्न है, तो तैयारी या लो बनकर आ गया पेपर। याद रखिए दोस्तों। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सभी को पता होगा डेली क्यूज हम लोग का सुबह 8 बजे और दोपहर में 12:30 बजे और शाम को 7 PM पे क्लास चलती है। आज इस सेशन में चुनिंदा प्रश्नों में बात करेंगे केवल, तो आप लोग जरूर से ये 35 प्रश्न हल कर ही जाइएगा। ओके, चलिए इस सेशन का हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न क्या दिया है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है? तो साथियों लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक है वो किसके द्वारा बुलाई जाती है? तो राष्ट्रपति साहब द्वारा बुलाई जाती है। ऑप्शन एक यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए सेकेंड, द जोया फैक्टर किसके द्वारा लिखित एक उपन्यास है? तो साथियों द जोया फैक्टर ये किसके द्वारा लिखित एक उपन्यास है? तो याद रखिए अनुजा चौहान ने लिखा है। डी ऑप्शन यहाँ से क्या आ जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए थर्ड, सरोद शौकिया एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है, जो कि ये किस नृत्य शैली के लिए जानी जाती हैं? तो साथियों सरोद शौकिया एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है, जो कि साथियों याद रखिएगा सत्रिया नृत्य शैली के लिए जानी जाती है। तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो रहा है हम लोग का, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए भी बन रहे हैं कि एसएससी का ये फेवरेट टॉपिक है, 2 सवाल पूछ लेता है आपसे, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 4, निम्न में से कौन सा तंतु स्वरी प्रकार वाद्य यंत्र है? ये भी एसएससी का फेवरेट सवाल है, यहाँ से भी आपको 3 नंबर मिलेगा आपके पेपर में। तो बताइए तंतु स्वरी प्रकार वाद्य यंत्र इनमें से कौन सा है? तो याद रखिए दोस्तों एक तारा है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। एसएससी एमटीएस आपका 90 मिनट का होगा दोस्तों। 90 मिनट में आपको मैथ रीजनिंग प्लस जीके प्लस इंग्लिश करना पड़ेगा, जो कि साथियों टोटल आपका मिला क्वेश्चन साथियों 90 क्वेश्चन रहेंगे। तो आपको उसी प्रकार की तैयारी भी चाहिए साथियों, सिलेक्शन चाहिए। टोटल 57 लाख भाइयों ने फॉर्म को फिलअप किया। अब आपका एडमिट कार्ड भी आने वाला है, तो आपका बस दिल की धड़कनें काफ़ी तेज़ होने वाली है। तो चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है बताइए साथियों? तो आपका झेलम नदी पे है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 6, मानव द्वारा बनाया गया पहला सिंथेटिक फाइबर कौन था? तो साथियों कौन मानव द्वारा बनाया गया पहला सिंथेटिक फाइबर था? तो नायलॉन था। बी ऑप्शन क्या करेंगे यहाँ से हम लोग लॉक कर सकते हैं, बिल्कुल। ओके दोस्त, सो चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मार्च 1931 में हस्ताक्षरित गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से क्या कहा गया था? जो साथियों मार्च 1931 में हस्ताक्षर किए गए थे कि गांधी इरविन समझौते में, उसमें हुआ था कि क्या कहा गया था? तो उसके विपरीत जानते हैं क्या कहा गया था, कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद कर दिया जाएगा। याद रखिएगा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 8, अकबर के काल में कृषि भूमि को कितने प्रकारों में विभाजित किया गया था? तो साथियों अकबर के काल में कृषि भूमि को विभाजित किया गया था 4 विभाजित में। याद रखिएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन। 4 प्रकारों के विभाजित कर दिया गया था अकबर के काल में जो कृषि भूमि को। याद रखिएगा बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 9, हड़प्पा शहर धौलावीरा को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में किस नंबर पे भारतीय स्थल के तौर पे शामिल किया गया था? ये भी भाई साहब मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है।
आप यदि एमटीएस का प्रीवियस ईयर के पेपर को हल किए होंगे तो हर शिफ्ट में इस तरह का विश्व धरोहर सवाल से सवाल जो बनता है आपके पेपर में पूछता है। तो हड़प्पा शहर धौलावीरा को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में तो साथियों 40वें भारतीय स्थल के तौर पर शामिल किया गया था। तो डी ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ से, बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ध्यान देंगे सभी दोस्त। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 10, जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? तो साथियों जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? तो साथियों याद रखिए सप्तम पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन। आप सभी से रिक्वेस्ट कि आप लोग चैनल पे आए तो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो मेरे भाई, क्योंकि डेली आपको लगातार क्लासेस प्रोवाइड करें और दोस्तों हम वही सवाल प्रोवाइड करें जो आपके एमटीएस में बार बार पूछा जाएगा। और देखेंगे जब 30 तारीख से आपका एग्जाम होगा बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न देखने को, एक भी बाहर प्रश्न नहीं देखने को मिलेगा। आपको नोटिफिकेशन नहीं जाता इसलिए कि आप लोग चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब नहीं करते। साथ ही सब्सक्राइब करेंगे तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाए और क्लास आप लोग काफ़ी अच्छे से अटेंड कर सकते हैं। देखिए यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में सम्मिलित रानी की वाव किस राज्य में स्थित है? ये भी भाई साहब वेरी वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट है। रानी की वाव बताइए किस राज्य में स्थित है? ये आपका दोस्तों यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में सम्मिलित है। तो ये आपका गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 12, ठुमरी जो अर्धशास्त्रीय भारतीय संगीत की एक सामान्य शैली है कि रानी के रूप में किसे जाना जाता है? बताइए साथियों, ठुमरी जो अर्धशास्त्रीय भारतीय संगीत की एक सामान्य शैली जो कि साथियों की रानी के रूप में किसे जाना जाता था? तो वो जाना था गिरिजा देवी को। ठुमरी की रानी किसे जाना जाता था? तो साथियों गिरिजा देवी को। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 13, उस तत्व की पहचान करें जो आधुनिक आवर्त सारणी के समूह एक से संबंधित नहीं है। तो जो साथियों उस तत्व की पहचान करना है जो कि आधुनिक आवर्त सारणी के समूह एक से संबंधित नहीं रखता है। तो इनमें से देखिए सोडियम बिल्कुल, लिथियम, रुबिडियम, लेकिन हाइड्रोजन तो नहीं रखता है। तो सी ऑप्शन क्या आ जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है साथियों, केमिस्ट्री से है, आपका रसायन से है। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 14, तमिलनाडु में ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो साथियों जो तमिलनाडु में ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण किया गया था ये आपका राजराज चोल द्वितीय के द्वारा किया गया था। डी ऑप्शन क्या आ जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन। और ये भी सवाल आपसे पूछता है कि ऐरावतेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिए तमिलनाडु में स्थित है, जो कि राजराज चोल द्वितीय ने इसे बनवाया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 15, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म के मामलों अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो साथियों भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद धर्म के मामलों में अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 26 करता है ऐसा। बी ऑप्शन क्या आ जाएगा साथियों, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर देखिए 16, निम्नलिखित में से कौन जीएनपी व्यय का घटक नहीं है? तो आपका शुद्ध आयत जीएनपी व्यय का घटक नहीं है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 17। अब यहाँ से दोस्तों आपको इंग्लिश के प्रश्न मिलेंगे, ध्यान देंगे। हर एक टॉपिक से हर एक मतलब कि प्रकार से सवाल इंग्लिश का हमने आपके लिए बनाया है। जैसे देखिए सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब एंटोनिम का मतलब क्या होता है? तो साथियों विलोम शब्द होता है। तो फ्रुगलिटी का मतलब क्या होता है? एक प्रकार का किफ़ायत होता है, मितव्ययिता होता है। तो जैसे कि मतलब कि समय आपका जैसे संसाधनों का इस्तेमाल करते समय विवेकशील होना और मतलब कि बर्बादी से बचना। तो इसी प्रकार होता है समय या धन किसी भी प्रकार का संसाधन का यदि हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो उसमें लोग विवेकशील अपना बुद्धि लगाकर और उस टाइम को बचत करना ही हमें क्या करता है साथियों, एक प्रकार का फ्रुगलिटी बोला जाता है। तो इसके माने क्या हो जाएगा आपका, तो एक्स्ट्रा वैगनेंस हो जाएगा मेरे भाई, एक्स्ट्रा वैगनेंस। और पर्सिमोनी का मतलब क्या होता है? एक प्रकार का बचत ही होता है। और एक्स्ट्रा वैगनेंस का मतलब अपव्यय डिसिपेशन होता है। और प्रोविडेंस का मतलब होता है आपका मितव्ययिता होती है। लेकिन हमसे एंटोनिम पूछा है तो एंटोनिम जस्ट अपोजिट बताना आता है। तो इस तरह से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 18,
सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है, तो सर जी यहाँ पे पर्यायवाची होता है। तो आपसे पूछा अर्नेस्टली का मतलब क्या होता है। आप सभी काफ़ी जोर देकर बुलाते हैं या आग्रह किसी को करते हैं, आग्रह पूर्वक करते हैं किसी को ना, तो उसको क्या बोलते हैं, अर्नेस्टली बोला जाता है। तो इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा बताइए। वर्डली का मतलब क्या, शाब्दिक रूप से होता है, शाब्दिक रूप से होता है। उसके बाद एम्बिग्यूसली का मतलब क्या होता है, एक प्रकार का अस्पष्ट होता है, स्पष्ट। और अब और आपका वर्बोसली का मतलब क्या होता है, तो एक प्रकार का शब्दाडंबर पूर्वक होता है, शब्दाडंबर पूर्वक होता है। और सिंसियरली का मतलब क्या होता है, ईमानदारी से, निष्ठा से, शुद्धता से। तो अर्नेस्टली क्या हो जाएगा, अर्नेस्टली का मतलब आग्रह पूर्वक, जोर देकर, तो सिंसियरली हो जाएगा। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ से आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 19। चूज द ऑप्शन विच हैज एरर। टैगोर गीतांजलि इज अ कलेक्शन ऑफ अ शॉर्ट पोएम। तो बताइए दोस्तों, टैगोर गीतांजलि होगा या आपका क्या हो जाएगा साथियों, द मतलब गीतांजलि बाय टैगोर हो जाएगा। बताइए किसने लिखा है ये, तो रिटेन बाय किसने लिखा है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है गीतांजलि को। तो क्या हो जाएगा साथियों, गीतांजलि बाई टैगोर होगा ना। तो यहाँ से हम लोग का टैगोर गीतांजलि रॉन्ग है। कैसे होना चाहिए दोस्त, आपका गीतांजलि बाई टैगोर होना चाहिए या आपका दोस्तों टैगोर्स होना चाहिए, या आपका क्या होना चाहिए हो, टैगोर्स, गीतांजलि नहीं होना चाहिए। बिल्कुल याद रखिए गीतांजलि बाई टैगोर्स होना चाहिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोग का डी बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। या तो यहीं पे साथियों यदि यहाँ पे TAGORES दिया रहता तो भी बिल्कुल है, लेकिन यहाँ पर TAGORE केवल दिया है। तो इस तरह से डी हम लोग क्या हो जाएगा, जो कि एरर है, गलत है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन। तो याद रखिएगा। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्त आपका 20। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब कॉम्प्ली का एंटोनिम बताइए। कॉम्प्ली का एंटोनिम मतलब अनुपालन करना होता है, क्या दोस्त, अनुपालन करना होता है एक प्रकार का। तो बताइए कॉम्प्ली का, डेनी के यहाँ से क्या हो जाएगा, अस्वीकार करना हो जाएगा। उसके बाद मतलब एक प्रकार का अनुपालन करना इसके माने होता है ना, तो आपका डेनी का मतलब एक प्रकार को अस्वीकार करना, नकारना, अस्वीकारना। तो उसी प्रकार इंगेज का क्या मतलब हो जाएगा दोस्तों, काम पर लगाया। या आपका असिस्ट का मतलब सहायता देने वाला या हाथ बटाने वाला, उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे एंटोनिम हमसे पूछा है, तो कॉम्प्ली क्या हो जाएगा, तो दोस्त आपका डेनी ही हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ से, बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके दोस्त चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 21। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इनमें से इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन है। टूर बिल्कुल राइट है, ट्रियम्पेच बिल्कुल राइट है, सैंडविच, आपने सैंडविच काफ़ी खाया होगा, तो इसका स्पेलिंग क्या आप बता सकते हैं। SANDWICH होता है दोस्त। तो देखिए इनकरेक्ट क्या है, सी ऑप्शन है सैंडविच। प्रोसेस तो बिल्कुल राइट है, लेकिन इनकरेक्ट हमसे पूछा है, तो सैंडविच क्या हो जाएगा साथियों, आपका इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हो जाएगा। इस तरह से सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको हर एक प्रश्न काफ़ी जैसे समझ में आ रहे होंगे। तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर किया कर दिया कि ये दोस्तों जो अभी तैयारी कर रहे हैं या उनको नहीं पता है कि इस किस तरह का सवाल पूछ रहा है MTS। तो भाई जिस तरह से सवाल पूछ रहा है 2024 में, बिल्कुल वैसा ही प्रश्न आपके लिए बनाया गया है। डेली का बनाया भी जाता है सुबह 8 बजे। क्वेश्चन नंबर देखिए 22। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम्स पूछा आपका आपसे फिर से। कैनोट का बताइए। सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची। तो यहाँ से कैनोट का मतलब अतिरिक्त मतलब रखने वाला, जिससे अतिरिक्त मतलब रखता है ना, उसी को क्या बोलते हैं, कैनोट बोलते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई, बताइए। तो कॉन्वे हो जाएगा। अब कॉन्वे का मतलब एक प्रकार का आपका मतलब कि बताना हो जाएगा दोस्तों। अतिरिक्त मतलब रखने, बतलाने वाला हो जाए। आपका क्रिटिसाइज का मतलब क्या होता है, आलोचना करने वाला। तो याद रखिएगा। ओके डी ऑप्शन क्या हो जाएगा कैनोट का, डी कॉन्वे बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए मेरे भाई अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 23। फाइंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड फॉर द गिवन सेंटेंस। अब आपको वन वर्ड बताना है, एक शब्द में बताना है। सेंटेंस को पढ़िए, समझिए और बताइए। अ नॉइजी आर्गूमेंट और डिसएग्रीमेंट। तो इसका कहने का मतलब क्या, अ नॉइजी आर्गूमेंट आर साथियों डिसएग्रीमेंट। तो मतलब कि शोरगुल वाला क्या दोस्तों, आर्गूमेंट और डिसएग्रीमेंट, तर्क या असहमति। शोरगुल वाला तर्क या तो साथियों असहमति। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक शब्द बताइए आप लोग। जैसे कि आप बोल सकते हैं ना कि अनॉइजी आर्गूमेंट मतलब शोरगुल वाला तर्क लगा रहे हैं या तो असहमति जता रहे हैं। तो यहाँ पे अल्टरनेट का मतलब क्या हो जाएगा, आपका वैकल्पिक हो जाएगा। अल्ट्रुस्टिक का मतलब क्या होता है, एक प्रकार का दोस्त आपका परोपकारी भी हो सकता है।
परोपकारी। और अल्टरकेशन का मतलब तकरार, विवाद, हुज्जत, ये होता है अल्ट्रुइज्म का मतलब क्या होता है आपका, एक प्रकार का मतलब कि दूसरों को उपकार करने वाला सिद्धांत, परोपकारी बहुत होता है, तो वही होता है। तो लेकिन हमसे पूछा अ नॉइजी आर्गूमेंट और डिसएग्रीमेंट, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका जो टकरार, विवाद, वही होता है ना शोरगुल वाला, तो इस तरह से क्या हो जाएगा अल्टरकेशन हो जाएगा। सी ऑप्शन इस तरह से क्या हो जाएगा हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 24। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। बॉसम फ्रेंड, इसका मतलब क्या है, बहुत ही खास मित्र, अतरंगी मित्र, अतरंग मित्र जो होते हैं ना, तो वेरी क्लोज फ्रेंड हो जाएगा साथियों। बॉसम फ्रेंड का मतलब क्या हो जाएगा, वेरी क्लोज फ्रेंड हो जाएगा। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 25। एन एज्ड ब्लेडेड वीपन दैट इज लॉन्गर देन अ नाइफ, इसके लिए वन वर्ड में बताना है। एन एज्ड ब्लेडेड वीपन दैट इज लॉन्गर देन अ नाइफ, इसका मतलब क्या है, जो साथियों एक धाराधार ब्लेड वाला होता है हथियार जो कि चाकू से भी लंबा होता है, उसे क्या बोलते हैं। एक धाराधार ब्लेड वाला हथियार जो साथियों कि चाकू से भी लंबा होता है, उसे क्या बोलते हैं, स्वॉर्ड। स्वॉर्ड क्या होता है, सभी को पता होगा, तलवार होता होगा। स्वॉर्ड माने क्या होता है सर जी, तलवार होता है। अब रिफल का मतलब क्या होता है, राइफल ही होता है मेरे भाई, क्या होता है, राइफल होता है। और आपका स्पीयर का मतलब क्या होता है, भाला। स्पीयर का मतलब भाला होता है। एरो का मतलब तीर होता है। तो बताइए एक धार वाला ब्लेड वाला जो हथियार होता है जो कि चाकू से भी लंबा, उससे क्या कहेंगे आप लोग, तलवार ही कहेंगे ना, तो स्वॉर्ड बोला जाता है। ऑप्शन ए दोस्त क्या हो जाएगा यहाँ से आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 26। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इनमें से इनकरेक्टली स्पेल वाला वर्ड कौन है, अप्रूव बिल्कुल राइट है, प्रोग्रेस भी, प्रेजेंट भी। डिलीशियस की स्पेलिंग क्या होता है, DELICIOUS होता है डिलीशियस, तो यहाँ से इनकरेक्ट डी है डिलीशियस, तो करेक्ट ऑप्शन हम लोग का डी हो रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 27। चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड, अब इसका मीनिंग आपको सेम मीनिंग बताना जो कि निकल के है। एनिमेट का मतलब क्या होता है, एनिमेट का मतलब एक प्रकार का चेतन होता है, सजीव होता है। क्या होता है दोस्त, चेतन होता है और आपका सजीव होता है। तो इसके माने एक वर्ड बताइए क्या हो जाएगा आपका यहाँ से। तो काम का मतलब क्या होता है, शांत हो जाएगा। और एनर्जीज का मतलब क्या हो जाएगा, एक प्रकार का उत्साहित करना, क्रियाशील बनाना। एनर्जीज का मतलब क्रियाशील, उत्साहित, काफ़ी हर्षोल्लास। और आपका कैलॉस का मतलब क्या हो जाएगा दोस्त, कैलॉस का मतलब एक प्रकार का कठोर होता है। क्या होता है मेरे भाई, कठोर होता है। और एनिमिटी का मतलब क्या होता है, शत्रुता होता है। तो हमसे क्या पूछे, एनिमेट। अब एनिमेट का मतलब क्या होता है यहाँ पे, चेतन, सजीव। तो मतलब सजीव चेतन है तो एनर्जीज हो जाएगा। एनर्जीज का मतलब क्या होता है, एक प्रकार का उत्साहित करना, बहुत खुशीशील बना, कोई भी काम को बड़ी क्रियाशील बनाना, तो उसको क्या बोलते हैं, एनिमेट, एनर्जीज बोला जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 28 साथियों, बताइए चूज द एंटोनिम फॉर द गिवन वर्ड इनकोमोडो। तो बताइए एंटोनिम बताना आपको। इनकोमोडो का मतलब एक प्रकार का रुकावट डालना, तंग करना, तकलीफ देना, यही होता है इनकोमोडो। तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ ट्रबल, कॉस्ट ट्रबल का मतलब किसी को परेशान करना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 28 का, कंफर्टेबल हो जाएगा, आरामदायक हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। सुखद भी होता है। ओके, इनकोमोडो का मतलब क्या होता है, रुकावट डालना, तंग करना, तकलीफ देना, परेशान करना। तो इनकम्फर्टेबल का मतलब क्या है, मतलब कि आपका आरामदायक, सुखद, काफ़ी आराम, तो यही होता है। चलिए अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो साथियों यहाँ पे आपसे पूछा कि सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो इनमें से इनकरेक्टली कौन है, प्रॉस्पर बिल्कुल राइट है, प्रोपर्टी भी, प्रोनाउंस भी, प्रोपोगेंडा। अब प्रोपोगेंडा की स्पेलिंग राइट याद रखिएगा, PROPAGANDA होता है। अब प्रोपोगेंडा का मतलब क्या होता है, प्रचार करना है मेरे भाई, क्या प्रचार करना होता है, ध्यान देंगे आप लोग। ओके, प्रोपेगेंडा जो कि इनकरेक्ट स्पेलिंग है आपका यहाँ से होता है राइट। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 30। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट होमोनिम टू द फिल इन द ब्लैंक्स। होमोनिम का मतलब क्या होता है, मतलब एक प्रकार का ऐसा शब्द जिनके वर्तनी और उच्चार तो समान होते हैं साथियों, लेकिन जो अर्थ होते हैं ना वो लेकिन भिन्न होते हैं। जैसे मान लीजिए कि
कोई सवाल आपसे पूछे लास्ट है, देखिए लास्ट, लास्ट, लॉस्ट, लिस्ट, इनके जो साथियों वर्तनी तो उच्चारण जो समान होते रहते हैं एक प्रकार के, लेकिन उनके भिन्न जो होते हैं ना उनके अर्थ में काफ़ी बदलाव आ जाते हैं। दीज प्रोडक्ट्स लॉस्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम, अगर इस तरह का आपको होमोनिम्स दिख गया प्रश्न में तो दोस्तों आपको जो बिल्कुल राइट रहे ना वही भरना है, वही आपको लस्ट नहीं भरना है, लॉस्ट नहीं भरना है, लिस्ट ये सब नहीं भरना है। कोई भी अगर इस तरह का होमोनिम्स पूछ दिया है जो बिल्कुल राइट रहेगा वही फिल इन द ब्लैंक्स में फिलअप करना है। तो ध्यान से आप एक पेपर में एक सवाल बनता है यहाँ से, ओके मेरे भाई, बिल्कुल। मतलब दिस प्रोडक्ट लास्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम, इसका मतलब क्या है, ये उत्पाद लंबे समय तक चलते हैं। कोई भी उत्पाद रहता है वो काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं ना, तो इस तरह से हम लोग क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 रीजनिंग के सवाल। 9 से 30, 11 से 36, 13 का संबंध किससे हो जाएगा? तो 9 का संबंध 30 से है, तो कैसे आया होगा, तो बताइए साथियों। देखिए 9 3 27 प्लस 3 क्या किया, 9 का 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसका प्लस 3 ऐड कर दिया तो कितना आ जाएगा, 30 हो जाएगा। उसी प्रकार 11 से 36 क्या है, तो 11 में 33 मल्टीप्लाई कीजिए प्लस 3 कर दीजिए, 11 3 जा कितना होता है 33 होता है प्लस 3, तो क्या हो जाएगा 36। अब हमसे क्या पूछा 13 का, तो यहीं पे करते हैं 13 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपका 39 प्लस आपका 3, तो कितना हो जाएगा 42। क्या ऑप्शन दे रखा है, देखिए ए ऑप्शन। एमटीएस बिल्कुल 2 सवाल बिल्कुल हलवा देगा आपको, इसी तरह देगा, याद रखिएगा। ऑप्शन है क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन। बस आपको उस प्रश्न को समझना पड़ेगा किस लेवल की सीरीज, किस लेवल की श्रृंखला पूछ रहा है, ओके। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। अदिति एक पंक्ति में खड़ी है और ऊपर से उसकी रैंक 25 है और नीचे से उसकी रैंक 26 है। पंक्ति में खड़े लोगों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अगर इस तरह के सवाल आपके पेपर में बन जाए तो एक सूत्र हमेशा याद रखिए, यदि अदिति एक पंक्ति में खड़ी और ऊपर से उसकी रैंक 25 है और नीचे से उसकी रैंक 26, अगर इस तरह कोई भी बंदा आ जाए इस तरह से खड़ा है लाइन में लगा रहे तो आपको कुछ भी नहीं करना है। तो सूत्र हमेशा याद रखिए दोस्तों, क्या होती है, लोगों की कुल संख्या बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, लोगों की कुल संख्या बराबर ऊपर से संख्या प्लस आपका दोस्तों नीचे से संख्या। ऊपर का संख्या मतलब कि ऊपर संख्या आपका प्लस नीचे संख्या -1 कर दिए। ऊपर संख्या कितनी है इसकी, तो 25 है, प्लस आपका नीचे संख्या कितनी 26 है, -1 सूत्र याद रखिए, 25 26 51, 51 में से -1 करेंगे तो 50 आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा है भाई, ऑप्शन क्या आ जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन। कोई भी ऐसा प्रश्न अगर एक बंदा 2 लाइन में खड़ा है, कहीं भी अगर सवाल आपको दिख जाए तो दोनों को ऐड कर दीजिए, -1 कर दीजिए, अपने आप आंसर निकल के आ जाएगा। ओके दोस्त, फार्मूला याद रखिए, कुल संख्या पर ऊपर संख्या प्लस आपका नीचे संख्या -1 करेंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 33। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में स्थिति के आधार पर निम्नलिखित अक्षरों समूह में से 3 प्रकार से समान है और एक भिन्न है, वही बताइए। इन ऑप्शन में से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 तो एक समान है, एक समीकरण में बन रहे हैं, लेकिन एक वाला बहुत ही मतलब उटपटांग बना रहा है, वो बताइए कौन सा है। तो इस तरह का सवाल आपको हल करने की तुरंत साथियों, इस तरह का हल करने की तुरंत आपका दिमाग क्लिक करना, कोड कर दीजिए। जैसे देखिए ओ आपका 15 पे होता है, आर आपका 18 नंबर पे, पहला ऑप्शन हमको उठाए हैं आपका आर 18, भी आपका 22 नंबर पे, ए आपका 1 नंबर पे। देखिए 15 से 18 प्लस 3, एक सेकेंड मेरे भाई, आपका 18 से 22 प्लस 4, 22 से 1 कैसे गया होगा, 22 में यदि हम लोग 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 27, 27 पे कौन होता है, ए होता है, हमेशा याद रखिएगा। 26 के बाद जब भी कोई भी नंबर आ जाता है साथियों तो हमेशा ए से शुरू हो जाता है। 26 पे तो आपका जेड होता है ना, तो जेड के बाद जैसे ही 26 आ जाए, मान लीजिए हम लोग 20 में 8 जोड़े तो 20 में 8 28 जोड़ेंगे तो 28 पे तो 26 तो जेड हो जाएगा, उसका 28 पे कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा, 27 पे ए 28 पे बी हो जाएगा, याद रखिए। तो इसमें सीरीज में क्या बन रहा है, +3 +4 +5 बन रहा है। अब हम लोग ऑप्शन बी को देखते हैं, तो देखिए ए आपका 1 नंबर पे, डी आपका 4 नंबर पे, उसके साथियों एच आपका 8 नंबर पे, एम आपका 13 नंबर पे। देखिए 1 से 4 +3 क्या है, 4 से 8 +4 किया, 8 से 13 +5, इसका मतलब इसमें क्या हो रहा है +3 +4 +5, इसमें भी +3 +4 +5, 2 सीरीज बिल्कुल सेम है। अब तीसरा ऑप्शन देखिए सी, एफ आपका 6 नंबर पे, आई आपका 9 नंबर पे, उसका एम आपका 13 नंबर, एस आपका 19 नंबर पे। 6 से 9 +3 बिल्कुल राइट है, 9 से 13 +4 किया है,
13 19, लेकिन दोस्तों यहाँ पे +6 कर दिया है मेरे भाई, +6 किया, लेकिन हर में क्या किया है, +3 +4 +5 किया है, सीरीज चला है। लेकिन ऑप्शन सी में दोस्तों +3 +4 तो किया है, लेकिन लास्ट में +6 कर दिया है, क्योंकि आपका साथियों एम आपका 13 नंबर पर होता है, एस आपका 19 नंबर पर होता है, ये सभी होगा। अब यहाँ पे पी देख लीजिए, पी आपका 16 नंबर पर होता है, एस आपका 19 नंबर पे, डब्ल्यू आपका 23 नंबर पे, बी आपका 2 नंबर पे। देखिए 16 19 +3 19 23 +4, अब 23 में 5 जोड़े तो कितना हो जाएगा, 28, 28 पे कौन हो जाएगा, अभी जस्ट हमने बताया है 26 पे जे होता है, 27 पे ए, 28 पे बी हो जाएगा, तो बिल्कुल राइट है। इसका मतलब सी ऑप्शन क्या हो रहा है हम लोग के यहाँ से, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो रहा है। क्या कोई प्रॉब्लम आपको हुई, बताइए साथी, क्या किसी भी प्रॉब्लम आपको इस क्वेश्चन पे? कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, ये आपको बस इस तरह का कोड कर देना, अपने आप आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 34। तलवार हथियार से उसी प्रकार संबंधित है, तो जिस प्रकार हार से संबंधित क्या हो जाएगा। तो जिस प्रकार तलवार का संबंध हथियार से है, तो साथ ही उसी प्रकार आपको बताने कि हार से क्या हो जाएगा। तो तलवार क्या है दोस्तों, हथियार के एक प्रकार का उपकरणों में से एक है ना, हथियारों का एक उपकरण तलवार। तो इसी प्रकार दोस्तों हार किसका एक प्रकार है, तो ये सच आपका आभूषण का हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ से, बिल्कुल राइट ऑप्शन। काफ़ी जी सवाल पूछा आपसे। ओके दोस्त, सो चलिए नेक्स्ट अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 35 देखिए। 14 का संबंध साथ 85 से है, 20 के संबंध 121 से, तो 11 का संबंध किससे हो जाएगा। तो चलिए इस सवाल को दोस्तों आप हमें होमवर्क के रूप में बताएंगे मेरे भाई, क्योंकि देखिए क्या क्या है, 14 का संबंध 85 से बनाया है, तो कैसे बनाया होगा, 14 × 6 करेंगे तो कितना आएगा, 84 + 1 किया है, कुछ भी सिंपल है। तो लास्ट में उसी प्रकार देखिए 20 का संबंध किससे बना, 121, तो 20 का मल्टीप्लाई 6 में कीजिए, कितना हो जाएगा, 120 + 1 कर दिए। अब उसी प्रकार आपको 11 करके हमें इन ऑप्शन में से राइट ऑप्शन कमेंट बॉक्स में देना है। ओके दोस्त, सो चलिए आप लोग हमें राइट ऑप्शन कमेंट इस सवाल के देंगे। तो इस तरह साथियों आपका टोटल 35 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो बताइए साथियों आप सभी कितना स्कोर बना आज की सेशन से, बिल्कुल ईमानदारी सभी दोस्त बताएंगे अपना अपना स्कोर। चलिए फटाफट दीजिए सभी दोस्त अपना अपना स्कोर। तो बहुत अच्छा आप सभी का जवाब आ रहा है, आपने जो तैयारी कर भाई, जब दिल देखकर दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। बस ऐसी तैयारी साथियों जुनून के साथ करते रहिए, मज़ा आ जाएगा मेरे भाई। सो चलिए दोस्त मिलते हैं दोपहर के 12:30 बजे एक नई क्लास के साथ, एक नई दिन की शुरुआत के साथ, बिल्कुल दमदार तरीके से। तो जितने भाई चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करेंगे मेरे भाई, तभी आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा। ओके, सो चलिए मिलते हैं दोपहर के 12:30 बजे। सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट, आप लोग पढ़ाई करते रहे दोस्त, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है मेरे भाई, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम काफ़ी सर पे आ चुका है, केवल मुश्किल से यार 10 दिन रह चुका है, 10 दिन। अब तो यहाँ से आपको एडमिट कार्ड भी देखने को मिल जाएगा, आपका शहर सिटी भी पल जाएगा, पता चल जाएगा किस जगह एग्ज़ाम का गया है। तो 1 भी % आप कसर ना छोड़िए, 100% दीजिए मेरे भाई आप लोग अपने एग्ज़ामों के लिए। तो अपने आप ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, रिलैक्स रहिए, बी पॉजिटिव रहिए, बी कॉन्फिडेंस के साथ अपनी तैयारी कीजिए। ओके दोस्त, सो चलिए मिलते हैं दोपहर के 12:30 बजे। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।